पिछले 24 घंटे में भारत ने अपना वोटर गेट स्कैंडल होते हुए देखा है। टीएमसी के लीडर का तो ये भी कहना है, लेकिन यहाँ विपक्षी पार्टी के ऑफिस में या उनके सपोर्टर के घर पर चोरी नहीं बल्कि देश की इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने रेड मारा। टीएमसी का आरोप है कि ये 5 साल पुराने केस में बंगाल इलेक्शन के ठीक पहले उनकी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपेक पर रेड का मकसद करप्शन पकड़ना नहीं बल्कि टीएमसी के सारे पॉलिटिकल कैंडिडेट, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, कैंडिडेट लिस्ट, बूथ लेवल वर्कर का डाटा चुराना था। इस रेड में एक जबरदस्त मोड़ आया जब ममता बनर्जी खुद इस रेड के बीच में फाइल हार्ड ड्राइव उठाकर बाहर आ जाती है और मोदी और शाह के ऊपर जमकर वार करती है। बंगाल में टीएमसी इस रेड को बीजेपी का डेस्पिरेशन और डेमोक्रेसी की हत्या बता रहे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली की कड़कड़ाती हुई सर्दी में अमित शाह के घर के सामने टीएमसी लीडर ने धावा बोल दिया। अब बात यहाँ सिर्फ टीएमसी और बंगाल इलेक्शन की नहीं हो रही है, चाहे आप मोदी जी को पसंद करो, राहुल को पसंद करो या ममता दीदी को। बात यहाँ ईडी के एक डिस्टर्बिंग पैटर्न पर हो रही है, जहाँ देश में हाई लेवल पर करप्शन चरम पर चल रही है। वहीं ईडी 98% रेड जो पॉलिटिशियन पर करती है वो विपक्षी नेताओं पर ही होता है, वो भी ठीक इलेक्शन से पहले। बाकी 2% का क्या होता है उस पर अभी बात करते हैं, लेकिन आज के एपिसोड में इस बात पर फोकस करेंगे क्यों पड़ी भाई ये रेड आईपेक के ऊपर। ये आईपेक क्या है, क्यों ये संगठन इतना खास है कि ममता बनर्जी रेड के बीच में वहां आ धमकी। क्या ममता बनर्जी इस रेड को राजनीतिक मुद्दा बनाकर बीजेपी को पीछे धकेल रही है या बीजेपी उनकी दखल अंदाजी को बहाना बनाकर उनकी गिरफ्तारी की पहल करेगी। और क्या बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, क्या है बीजेपी की मजबूरी बंगाल में। भाई 3 से 77 सीट तक का फासला तो उन लोगों ने कर दिया, लेकिन क्यों ममता बनर्जी को हटाना इतना मुश्किल साबित हो रहा है। और क्यों हमें यह समझना चाहिए कि ईडी के इस बर्ताव से कोई पार्टी विशेष नहीं बल्कि देश की डेमोक्रेसी को गहरा चोट पहुंच रहा है। हालांकि मामला काफी गंभीर है, लेकिन इस पूरे ड्रामे में कॉमेडी भी हुई जब अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक चैनल को ममता बनर्जी ने खुले आम सबके सामने दलाल कह दिया। शायद ये पहली बार होगा कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने एक गोदी चैनल को ऐसे संबोधित किया। साल 2013 में पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी प्रशांत किशोर ने सिटीजन्स ऑफ अकाउंटेबल गवर्नेंस या सीएजी की स्थापना की। मकसद साफ था, नरेंद्र मोदी के 2014 लोकसभा इलेक्शन कैंपेन को सपोर्ट करना। भारी इलेक्शन जीत के बाद सीएजी बदल जाता है इनटू इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी या आईपेक। हालांकि आईपेक में किशोर मुख्य भूमिका निभाते हैं इनिशियल ईयर में, लेकिन 2021 आते आते वे आईपेक से अलग हो जाते हैं राजनीति में कदम रखने के लिए। लेकिन आईपेक ने बीते दशक में इलेक्शन की काया पलट कर दी है, उस पर कोई डिबेट नहीं है। उनके जो एक्सटेंसिव फील्ड सर्विस होती है, डेटा एनालिसिस टूल होता है, टारगेट मैनेजिंग टीम जो होती है, लार्ज स्केल वॉलंटियर नेटवर्क जो है, हर बार वो इलेक्शन का रिजल्ट कुछ हद तक बदलने में सफल होते हैं। आईपेक सच में कंसल्टेंसी ही है, आइडियोलॉजी नहीं है। उनको क्लाइंट के पैसे से मतलब है, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। इसीलिए नीतीश कुमार के महागठबंधन बिहार में 2015, अमरिंदर सिंह के कांग्रेस पंजाब में 2017, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश 2017, वाईएसआरसीपी आंध्र प्रदेश 2019 और अब दिल्ली में 2020, डीएमके तमिलनाडु 2021। सब जगह आईपेक ने काम किया है, सबके साथ काम किया है, घाट घाट का पानी उन्होंने पिया है। लेकिन टीएमसी के साथ उनका एक सॉलिड रिश्ता है। बीजेपी के बंगाल की तरफ कूच को रोकने के लिए टीएमसी की मदद आईपेक 2021 से करते आई है और इस इलेक्शन में भी बड़े दौर पर कर रही है। लेकिन आईपेक की टीएमसी से नजदीकी या टीएमसी को सपोर्ट करना कम से कम ऑफिशियली कारण तो नहीं है, जिसके लिए 8 जनवरी की सुबह 6:05 पर ईडी की टीम पहुंचती है आईपेक के दफ्तर कोलकाता सेक्टर 5 पर और कुछ ही मिनट बाद 6:30 पर प्रतीक जैन जो कि आईपेक के कर्ता धर्ता हैं, आजकल उनके घर पर दस्तक पड़ती है। ऑफिशियली कारण तो ये बताया जाता है 2020 का एक पुराना कॉल स्कैम केस, जिसमें ईडी का दावा है कि एक हवाला ऑपरेटर ने कई करोड़ रुपए आईपेक को भेजे थे। 5 साल बाद ईडी को इस केस के बारे में संज्ञान कैसे हो जाता है, ईडी जाग कैसे जाती है। अब हो सकता है क्योंकि बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और पूरी की पूरी टीएमसी की जो स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग है, वो आईपेक संभाल रही है। अब कारण जो भी है, चीजें ईडी के मुताबिक नहीं जाती है, क्योंकि 11:30 बजे तक जो रेड ठीक ठाक चलती है, बड़ी शांति पूर्वक चलती है। लेकिन फिर लाउड एंड स्ट्रीट पर जहाँ प्रतीक जैन का घर है, वहाँ कोलकाता के कमिश्नर ऑफ पुलिस आ धमकती है और इसके 30 मिनट के अंदर अंदर खुद चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी आ धमकती है रेड के लोकेशन पर। शायद ही हमने देश के इतिहास में ऐसा दृश्य देखा हो जहाँ एक लाइव रेड के बीचों बीच एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर आ जाती है और वहाँ से एक फोल्डर, एक हार्ड डिस्क, एक लैपटॉप उठाकर बाहर आती है। चोरी छिपे नहीं, खुले आम बाहर आती है, ये कहकर बाहर आती है कि यह सामान मेरा है और मैं इसे यहाँ से उठाकर ले जा रही हूँ। और इसी के साथ साथ अमित शाह और मोदी के ऊपर एक आक्रामक रूप से अटैक होना शुरू हो जाता है, जंग का ऐलान आप मान लीजिए हो जाता है। ममता बनर्जी ये कहती है कि यह रेड कोई स्कैम का खुलासा करने के लिए नहीं, यह रेड टीएमसी का डाटा, टीएमसी की स्ट्रेटेजी चुराने का बहाना है। पार्टी हार्ड डिस्क, द कैंडिडेट लिस्ट, द पार्टी स्ट्रेटेजी, द पार्टी प्लान। Is it the duty of ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? ममता बनर्जी का काम यही खत्म नहीं होता है।
फिर वो पहुंचती आईपी के दफ्तर जहां ईडी की रेड चल रही थी। 5 साल पुराने केस में जहां उन्हें अहम इंफॉर्मेशन अपेरेंटली मिलने वाला था, वहां भी ममता बनर्जी ने 3.5 घंटे तक धरना दिया। फाइनली करीबन 5:30 बजे ईडी की टीम आईपी के दफ्तर से निकलती है, लेकिन इसी के बीच में ममता बनर्जी ने पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया। ईडी पर धावा बोलने के साथ साथ जादवपुर बस स्टैंड से हजारों कांग्रेस ने रैली भी निकाल दी। मोदी और शाह को भर भर कर खरी खोटी भी सुना दी। अब सब लैंड पर से सब निकाल के लिया, हमारा डेटा, हमारा एसआईआर का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट। बीजेपी इज ए किलर पार्टी, they are the great killer of democracy। ममता बनर्जी का साफ मानना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उनके घर अगर चोरी हुई तो उनका ड्यूटी बनता है कि वो उसका मुकाबला करे। उन्होंने एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोलकाता के शेक्सपियर सरीन स्टेशन में अपनी पर्सनल कैपेसिटी में एक एफआईआर दर्ज भी करा दी है ईडी के खिलाफ। एलिगेशन लगाया है थ्रेट एंड क्रिमिनल ट्रेसपास। दूसरी एफआईआर पुलिस ने सोमोटो फाइल की है फॉर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अब वही इन्फोर्समेंट डायरेक्ट भी चुप नहीं बैठी हुई है, उन्होंने भी हाई कोर्ट में प्ली दाखिल की है ममता बनर्जी के खिलाफ। सीबीआई जांच होनी चाहिए कि उन्होंने कैसे आईपीएक चीफ प्रतीक जैन के घर में चल रही रेड में दाखिल अंदाजी दी और वहां से सामान उठाया, क्योंकि ईडी का यह मानना है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस के बारे में वहां कुछ छानबीन हो रही थी और ममता बनर्जी जरूर कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। अब टीएमसी ने भी एक केस फाइल कर दी है हाई कोर्ट में, यह दावा करते हुए कि आईपीएक पर जो रेड है उसका मकसद टारगेट सीजर ऑफ पार्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट की है। उधर टीएमसी इस जंग को बाय द वे कोर्ट में कम, मीडिया और रास्ते पर ज्यादा लड़ रही है। कोलकाता में मोर्चा संभाला ममता बनर्जी ने, दिल्ली में महुआ मोहत्रा, डारिक ओब्रायन जैसे टीएमसी लीडर अमित शाह के घर के सामने आ धमके, यह मांग करते हुए कि अगर बंगाल जीतना है तो खुलेआम इलेक्शन लड़ो, या चोरी चकारी क्यों कर रहे हो। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने टीएमसी लीडर को हैंडल किया, उन्हें जबरन डिटेन किया, उससे ममता बनर्जी को फिर से हथियार मिल गया बीजेपी पर वार करने के लिए। अपने लेटेस्ट ट्वीट में ममता ने लिखा है कि अगर बीजेपी सरकार हमें सड़कों पर घसीटेगी तो हम भी उन्हें घसीटेंगे और संविधान याद दिलाएंगे। अब सवाल यह है कि कोर्ट आगे जाकर आने वाले दिनों में, आज तो कोर्ट स्थगित हो गया, इतना शोर शराबा था कोर्ट में, लेकिन कोर्ट आगे जाकर क्या करेगा? या तो वो ईडी के शानदार ट्रैक रिकॉर्ड को देखेगा और ईडी से पूछेगा कि इलेक्शन से ठीक पहले 5 साल पुराने केस कैसे याद आ गया, या फिर जैसा आजकल होता है कोर्ट ममता बनर्जी की तरफ देखेगा और रेड में दखल अंदाजी देने के लिए जोर से ममता बनर्जी पर फटकार लगाएगा। अब कोर्ट क्या देखे या ना देखे हमें मालूम नहीं, लेकिन ईडी ने एक शानदार जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस पर देशभक्ति की नजर जरूर रहनी चाहिए। वैसे तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट देश की प्रीमियम एजेंसी है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीत अपराध की छानबीन के लिए बनाया गया है। सीबीआई तब भी कुछ हद तक अपने आप को इंडिपेंडेंट कह सकती है, लेकिन ईडी तो डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है, तो ये सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में आता है। मोदी सरकार ने ईडी को और भी ताकतवर बना दिया है लेजिस्लेशन लाकर, इसलिए नहीं वायदा वे कि आपके और मेरे अकाउंट में 15-15 लाख आ जाए, बल्कि ईडी को ताकतवर इसलिए बनाया गया है जिसे विपक्षी को कंट्रोल में रखा जाए। ये बात मैं नहीं, अब डाटा कह रहा है। आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप भारत देश को सपोर्ट करते हो, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हो, कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करते हो, तो ये आपके लिए एक चिंताजनक विषय है। आंकड़े ये दिखाते हैं कि पिछले 1 दशक में पॉलिटिशियंस के खिलाफ जब ईडी ने करीबन 200 छापे मारे हैं, और ये बात अच्छी है, न खाता हूँ न खाने दूंगा। लेकिन अगर आप डिटेल में देखोगे ना तो 95 से 98% जो रेड होती है वो पॉलिटिशियंस पर होती है, और वो भी विपक्षी पार्टी के विपक्षी नेताओं के ऊपर ही होती है। वाह क्या सीन है। जितना स्वच्छ भारत उतना स्वच्छ बीजेपी है, कोई करप्शन ही नहीं है बीजेपी के नेताओं के ऊपर। सारे के सारे जो करप्ट हैं वो विपक्ष में बैठे हुए हैं। थोड़ा और डाटा खगोलोगे तो मिलेगा आपको ये इन्फॉर्मेशन कि ज्यादातर जो रेड होती है ठीक इलेक्शन से पहले होती है। आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लो, दिल्ली को देख लो, और अब बंगाल को देख लो। और चलो मान लेते हैं, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, विपक्ष के नेता ही सबसे ज्यादा करप्ट होते हैं, तो फिर बीजेपी सरकार ने ईडी कन्वेंशन कितनों का करवाया? 1% के आसपास, वो भी एक भी पूरा नहीं होता है। 200 केसेस में नतीजा जो कन्वेंशन हुआ है वो भी 2 का हुआ है, क्योंकि शायद वो कन्वेंशन मकसद था ही नहीं, वो एजेंडा था ही नहीं। एजेंडा डराने का था, एजेंडा धमकाने का था, पार्टी से नेताओं को चुराने का था। इसीलिए 25 प्रोमिनेंट अपोजिशन लीडर पिछले कुछ सालों में बीजेपी में समा गए। अजीत पवार, हेमंत बिस्वा शर्मा, अशोक चव्हाण, शुभेंदु अधिकारी सारे ईडी के मारे थे, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अपने आप ये केसेस गायब हो गए, जैसे कोई अलौकिक शक्ति आ गई है। और बाय द वे लोग मजाक उड़ाते हैं जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि वो नॉन
नॉन बायोलॉजिकल हैं। दिक्कत यह है कि टीएमसी को भी ये खेल अच्छे से पता है। उनके कई सीनियर लीडर इसी तरीके से बीजेपी में समा गए, शुभेंदु अधिकारी समेत, और यही है बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत। इतने सारे लीडर लिए तब भी जीतने के आसार अभी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं बंगाल में। बंगाल में फिलहाल यह जोक सर्कुलेट हो रहा है कि इलेक्शन से पहले दूसरी पार्टी स्टार कैंपेन भेजती है, बीजेपी ईडी को भेजती है। अमित शाह का तो एक कार्टून टीएमसी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जारी किया है, जहां वो ईडी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भैया बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हो रही है, जल्दी जल्दी ईडी भेजो। ये ईडी का इस्तेमाल पैटर्न इतना प्रोडक्टेबल हो गया है, इतना नॉर्मलाइज हो गया है कि आज 2 बार को सोचता भी नहीं है, देखता भी नहीं है। तो मैं आपको ये गारंटी से ये कह सकता हूँ कि अगर ये पब्लिक तमाशा नहीं हुआ होता तो ये रेड भी हेडलाइन में नहीं आती। रेड और राइडर्स का अब ये खेल बंगाल में अगले 3 महीने में आपको दिखने वाला है। माना मैं एग्री करता हूँ, माना कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को ये शोभा नहीं देता कि वो एक सेंट्रल एजेंसी की रेड में दखल अंदाजी कर दे, लेकिन जब सरकारी तंत्र मंत्र का दुरुपयोग इस तरीके से होगा तो इंसान भला और क्या करे। और जब ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को पॉलिटिकल बना दिया है, अब उनका ये चैलेंज है कि इस रेड के बाद बीजेपी की जितनी सीट भी आने वाली थी अब वो नहीं आएगी, क्योंकि बंगाल में लोगों को बीजेपी की सच्चाई और उसकी डेस्परेशन दिखने लगी है।